हमारे देशवा के भाग समझ जाए तो अच्छा है, नफरत के भूत सर से उतर जाए तो और अच्छा है। और जवन नेता दुखी वटरन के काम नाम है वो 2-4 रोज में गुजर जाए तो और अच्छा है। मैं उस संगठन का मेंबर था जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटती है, धर्म के नाम पे लोगों को एक दूसरे से लड़ाती है। मैं उस शर्मनाक संगठन का मेंबर था जो सिर्फ ये बोलती है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू को होना चाहिए, बाकी कोई भी धर्म इंडिया में नहीं होना चाहिए, जो सबसे गलत है। भाई मैं इंसान हूँ, मेरे में क्या ऐसा दिख रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, चाहे जितना मर्जी धमकी दे लो तुम, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला और मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए, तुम लोग मार भी दोगे मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के लोग और भाजपा के पत्रकार कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके भी फायदे गिनवा रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों को और मौका मिलेगा, बच्चों को और मौका मिलेगा, वो और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। मेरे को आरएसएस वालों की तरफ से धमकी आ रही है कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। और जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। और युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमज़ोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो जो चोर है, जो पेपर लीक का जिम्मेदार है, उसे हम चोर और पेपर लीक का जिम्मेदार कहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी अब लीक चंद हो गए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर विगत कई दिनों से छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावकों और साथ ही देश की तमाम आवाम धरने पर बैठी हुई है। तो दोस्तों, अभी शाम का वक्त है, शाम क्या रात कहा जाए, और हमारे साथ एक बहुत ही चर्चित चेहरा इस वक्त मौजूद है। और आप लोगों ने इनको अक्सर देखा होगा, कभी भी प्रमुखता से प्रखर होकर जो है अपनी आवाज़ को रखते हुए। तो अनुराग ओझा जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, अपना बताइए। बिल्कुल, हम भी ठीक हैं। रात का समय है, लगभग 10 साढ़े 10 का समय हो रहा है। भैया 11:30 बजे। 11:30 बज रहे हैं, सॉरी, लगभग 11:30 बज रहे हैं। और इस वक्त भी आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूँ, ये जंतर मंतर में किस तरह से लोगों का कोलाहल है, लोगों की भीड़ है। क्या आपने जो है देखा, क्या समझा, क्या परखा, क्या अनुभव रहा, कुछ साझा? देखिए, हम लोग तो लगातार जंतर मंतर पर आकर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। ये भाजपा के लोगों को दिखाने का समय है। ये भाजपा वाला लोग कहता था कि यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, और भाजपा के लोग यहाँ तक गिर गए, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे बैठे हो दहशतगर्द हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो भीड़ आई है, ये किराए की भीड़ नहीं है जिस प्रकार से भाजपा की रैली में बुलाई जाती है। ये भीड़ इसलिए आई है, ये भीड़ अपने बच्चों के भविष्य के लिए आई है। यहाँ पे जो छात्र है वो अपने भविष्य के लिए यहाँ पे बैठा है, क्योंकि भाजपा सरकार में भविष्य खतरे में है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आगड़ा तो खतरे में था ही, अब इन्होंने भविष्य को खतरे में डाल दिया। पेपर लीक कर डाला, कभी राम मंदिर लीक कर डाला, कभी संसद लीक कर डाला, कभी पुल लीक कर डाला, कभी सड़कें लीक कर डाली। भाजपा का बनाया हुआ हर एक चीज़ लीक हो जाता है, और लोकतंत्र को भी इन्होंने लीक तंत्र में तब्दील कर दिया। तो ये भाजपा हटाओ, देश बचाओ। अच्छा, अक्सर ज़्यादातर बात की जाए तो जितने भी वीडियो आपके रहे होंगे जी, हमेशा से भाजपा के विरोध में ही क्यों रहते हैं अनुराग ओझा जी? अब मोदी जी हमारे रिश्तेदार तो हैं नहीं, मोदी जी इस देश के मुखिया हैं। अब आप जैसा ही कुछ पत्रकार बताते हैं कि मोदी जी इस देश के पापा हैं, तो आप घर में जब नाराज़ होते हैं तो पापा से ही सवाल करते हैं। अब मोदी जी जब इस देश के ही पापा हैं तो पापा से ही सवाल होगा ना जी। और हम लोग यही तो पूछ रहे हैं कि आप बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप बताइए, 20-22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी जवाब दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि मुझे अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, हमें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। परीक्षा जब लीक होगी तो जिम्मेवार कौन होगा? रेल का उद्घाटन मोदी जी, विदेश में जाके व्यापार डील करने का काम विदेश मंत्रालय, जो वित्त मंत्री का काम होता है, वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। विदेश मंत्री का जो काम होता है, सुनिए, सुन लीजिए,
शाम को 5,000 खाते में आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। सारा कौन काम देगा 5,000? आप सारा देंगे? काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो जवाब भी नरेंद्र मोदी जी को ही देना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, आपकी बात सही है कि भाई जो परिवार का मुखिया होता है सवाल इंसान उसी से सवाल करेंगे, लेकिन मुखिया ने जिसको पहले विभाग का जो कार्यभार सौंपा है तो सबसे पहला सवाल तो उसी से होगा ना। सबसे पहले तो उसी को सवालों के घेरे में लाया जिसको जाएगा। सौंपा है, अगर उसकी जवाबदेही नहीं बनती है, घर में कोई निकम्मा लड़का निकल जाएगा तो क्या बाबूजी नहीं कहेंगे कि हम देख रहे हैं, इसको समझा रहे हैं? बाबूजी का भी तो कोई दायित्व बनता है। बिल्कुल, यही बात तो मैं आपको बताने जा रहा कहेंगे था, कि यही बात तो मैं आपको बता थूक मतलब उद्घाटन करेंगे मोदी जी, और निकम्मा लड़का निकल गया तो उसका जवाब नहीं देंगे मोदी जी। बेईमानी है कि नहीं है? इतने दिनों आप से बताइए कि जिस ईवीएम से चुनाव होता है, वही ईवीएम अगर लीक हो जाए तो क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का दायित्व बनता है कि यहाँ पर आएँ, सोनम वांगचुक जी से बात करें, अभिजीत से बात करें और सुने कि उनका दर्द क्या है, वो चाहते क्या है। अच्छा अनुराग जी, अभी तक जो बातें चल रही थी, आज से ये बातें, जैसा कि आपने छेड़ी थी, आज से ये बातें चलने लगी हैं। धरना पर जितने भी जो है छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद, उनके अभिभावक हैं, और आप जैसे पत्रकार या फिर जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो अंदर से आहत हैं, जो इस दर्द को समझते हैं, जिनको बाखूबी पता है कि ये दर्द सिर्फ हमारा अकेला दर्द नहीं है, ये देश के तमाम उन युवाओं का, उन छात्र छात्राओं का, आने वाली पीढ़ी का, भविष्य का जो है दर्द है। लेकिन ये बात सही है कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग चल रही थी, लेकिन जब से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया है, उनको ले जाया गया है, अब उपचार के लिए ले जाया गया है, फिर कहाँ ले जाया गया, अब तब से सब लोगों का कहना यह है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बाद में, और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। अपने यहाँ एक कवि हुए, आपको भी याद होगा, रफ़ीक सदानी साहब, उन्होंने लिखा कि हमरे देशवा के भाग समर जाए तो अच्छा है, नफरत के भूत सर से उतर जाए तो और अच्छा है। और जवन नेता दुखी वटरन के काम नाम है, वो 2-4 रोज में गुजर जाए तो और अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि सरकार किस प्रकार से, आपने देखा होगा, मैंने जब देखा सुबह की वीडियो में भौचक्का रह गया कि बताइए कि सोनम वांगचुक जी कोई अपराधी नहीं हैं, उनके ऊपर कोई गैंगस्टर का एक्ट नहीं लगा है, वो आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं है। उनको किस प्रकार से सफ़ेद कपड़े के पीछे डिटेन किया जाता है और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब उस सफ़ेद कपड़े के पीछे का काला सच क्या है, इसलिए वो पर्दा लगाया गया था कि यहाँ पे बैठे हुए यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर उस काले सच को उजागर न कर दें, क्योंकि भाजपा हमेशा ब्लैक एंड वाइट है। ये तो भाजपा का 2-4 पत्रकार है जो ब्लैक एंड वाइट भी चलाता है। अब वो अपने ब्लैक एंड वाइट में काहे नहीं दिखा रहा है कि सोनम वांगचुक जी के साथ में वहाँ पे क्या हो रहा है। अब मुझे तो एक बात का साहब डर भी है कि सोनम वांगचुक जी के साथ में वहाँ पे कुछ लोग ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। अनहोनी का डर सता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और पूरा देश जैसे 2014 में मोदी जी के साथ में था, ठीक उसी प्रकार से आज पूरा देश सोनम सर के साथ में खड़ा हुआ है। सोनम सर की पत्नी से, सोनम सर को नहीं मिलने दिया जा रहा है, सोनम सर की पत्नी वहाँ पे बैठी हुई हैं, मिलने ही नहीं दिया जा रहा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक साइंटिस्ट की पत्नी अपने पति से नहीं मिल सकती है, ये कहाँ का लोकतंत्र है जी। अंग्रेजी हुकूमत भी भाई साहब इनसे अच्छी थी। गांधी जी ने आंदोलन किया, अंग्रेजी हुकूमत आई, बोले गांधी जी क्या दिक्कत है आपको, उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा ठीक है आप अनशन तोड़ दीजिए। सोनम वांगचुक जी के पिताजी जनजातियों की बात कर रहे थे, लद्दाख में बैठे हुए थे, इंदिरा जी अपने हाथों से गई वहाँ पे पानी पिलाई। नरेंद्र मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो 4 शब्द लिख दें सोनम वांगचुक जी के बारे में। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि अगर मैंने लिखा तो हमार मटिया पलीत हो जाई और हमें कुर्सी छोड़े का परी। अच्छा अनुराग जी, जैसा कि सारा दिन आप रहे और अभी भी आप मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, जबकि आपने एक बात कही बीच में कि ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। दर्शकों में बता दूं कि अगर कोई बच्ची है, चाहे वो 10 साल की हो, 12 साल की हो, 11 साल की हो, 18 साल की हो,
या फिर कोई भी लड़की है तो उसके साथ उसका अभिभावक है, चाहे उसको बुजुर्ग माता पिता हो वो भी उसके साथ हाँ, मौजूद मैंने एक है। चीज़ यहाँ पे देखा है। मैंने एक बच्चे से बात की, मतलब 6 साल का रहा होगा। मैंने पूछा बाबू कितने में पढ़ते हो, तो उसने कहा अंकल मैं फर्स्ट में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसके मम्मी भी आई हैं, उसके पापा भी आए हैं। उसके पापा ये कह रहे हैं कि मेरी बच्ची अभी फर्स्ट में है, इस सेकंड में पहुंचेगी और इसका पेपर लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी अगर अनुराग जी आप ले लें तो मैं अपनी लड़की को लेकर चला जाऊंगा। अब इसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मैंने कहा भैया धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछिए कि वो दूसरी का पेपर करवा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया जब ये मेरी बच्ची 1 साल की थी तो हम 10 रुपए का डायपर लेते थे और वो गारंटी लेता था डायपर वाला कि 3 किलो तक भार झेल लेगा। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान जिस देश के शिक्षा मंत्री हैं, एक पेपर की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आज का पेपर होगा या नहीं होगा। अभी हमने ग्रेजुएशन फाइनल किया, हमारा लास्ट पेपर था तो किसी कारणवश टल गया था। हम बहुत खुश हुए, हम सोचे कि पेपर लीक। और भाजपा के लोग और भाजपा के पत्रकार कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके भी फायदे गिनवा रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों को और मौका मिलेगा, बच्चों को और मौका मिलेगा, वो और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। अब आप मान लीजिए वो जो पत्रकार नीट की परीक्षा लीक हुई थी उसका फ़ायदा गिनवा रहा था, उस पत्रकार को कैंसर हो जाए, उस पत्रकार को कैंसर हो जाए और उस कैंसर का इलाज कोई डॉक्टर कर रहा हो, एक बार में सक्सेस ना हो, तो फिर वो डॉक्टर कहे कि परेशान मत होइए पत्रकार महोदय, अगली बार आपको हम ठीक कर देंगे। अगली बार वो ठीक नहीं होगा, सीधा ही हम लोग चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार पेपर लीक होता है, हमारा भाई हमारी बहन सुसाइड कर लेते हैं, इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आप सारा दिन रहे यहाँ पर, अब देखिए कि जब से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से ले जाया गया है उसके बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लोग बाग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। लोगों को कहना ये है कि क्या जिस तरह से इस आंदोलन को एक दिशा दी गई थी, मैं आपको उनके जाने के बाद क्या, मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, इस आंदोलन को कुचलने के लिए भाजपा किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। भाजपा के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से कोई संसद की ओर चला जाए। अब आप देखिए कि चारों तरफ से कितनी बैरिकेडिंग लगी हुई है, डर का माहौल बना दिया गया है। अरे हम लोग भैया इस देश के नागरिक हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, सरकार इतनी बैरिकेड के अंदर इस तरह से बंद की है जैसे हम लोग दाऊद के लोग हों। इनको डर है। एक कहावत है कि डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। तो आज के समय पर हमारा अगर लोकतंत्र जीवित होता तो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को उठाया न जाता, अभिजीत के ऊपर स्याही न फेंकी जाती और हमारे तमाम प्रदर्शनकारी भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज न की जाती। ये लोकतंत्र क्या हो सकता है? एक समय लोकतंत्र का वो भी था, कांग्रेस की सरकार थी, यहीं पे अन्ना जी ने दिल्ली में ही आंदोलन किया, कांग्रेस के लोग बातचीत किए। आज पूरे देश का विपक्ष सोनम सर के साथ में है, लेकिन भाजपा के लोगों को न शर्म है न हया है, क्योंकि इनकी चमड़ी ना बहुत मोटी हो गई है। आज का माहौल जिस तरह का है तो अनुराग जी क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो 20 जुलाई को संसद यात्रा का जो आह्वान किया गया था, तो क्या लगता है कि उस मुकाम तक लोग पहुंचेंगे या फिर अब इनकी आवाज़ दब कर रह जाएगी? क्या सोचते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि जब भगत सिंह जी को फांसी की डेट मुकम्मल की गई 24 मार्च, फांसी उनको कब दी गई? 23 मार्च। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत इतनी डर गई थी तो उसने सोचा कि अगर भगत सिंह को एक दिन पहले हम फांसी दे देंगे तो क्रांति नहीं होगी। 20 तारीख से पहले सोनम सर को उठा लिया गया। भाजपाइयन को लग रहा था, इन बेईमानों को लग रहा था कि क्रांति नहीं हुई, उससे दुगना भीड़ हुई। और ये भीड़, देखिए भारत का युवा जो है ना जी, वो जल्दी जागता नहीं है। और जिस दिन जागता है तो फिर सरकार को याद दिला देता है कि हम मरे नहीं हैं। और जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। और युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमज़ोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो जो चोर है, जो पेपर लीक का जिम्मेदार है, उसे हम चोर और पेपर लीक का
जिम्मेदार कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी अब लीक चंद हो गए हैं, डायपर चंद हो गए हैं। इनको 15 रुपए का एक डायपर ले लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा साइज महंगा आता है, वही पहन के रखना चाहिए। तो दोस्तों अनुराग जी थे हमारे साथ फिलहाल। अब इनको कई तरह से परिभाषित इनको किया जा सकता है। एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, एक अच्छे छात्र भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, पत्रकार भी हैं। मतलब जिस रूप में आप देखना चाहें। भाजपा वाला कहेगा डिग्री दिखाओ, कि जब हमारे भगवान शंकराचार्य जी का डिग्री मांग लिया तो ये हमारा भी मांग सकता है। मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। बंदे के घर में ईडी की रेड हो जाएगी भाई, भाजपा ऐसी। सुनिए बात ये ना अनुराग जी, मैं आपने लोकतंत्र की बात कही। अभी आज भी तो दिल्ली हाईकोर्ट बोला है कि 15,000 रुपए का माइक और 15,000 रुपए का मोबाइल और 500 रुपए का माइक लेके पत्रकार बने, तो हम लोग यूट्यूबर हैं भाई। हाँ, अभी पत्रकारिता कंप्लीट हो जाएगी तब बताएंगे कि पत्रकार पूछता है भारत और लीक चंदों पर थूकता है भारत। तो दोस्तों अनुराग ओझा जी थे जिनसे हमने बातचीत की। और फिलहाल बताते चले एक बार फिर से आप लोगों को कि अभी रात का वक्त है और इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, जहां पर छात्र छात्राओं का धरना प्रदर्शन, छात्र छात्राओं का क्या कहें, देश की आवाम का, देश की आवाम के युवाओं का, है ना, ये शिक्षा का आंदोलन है जी। जो व्यक्ति शिक्षित हो चुका है, शिक्षा की ओर बढ़ रहा है और चाहता है कि मेरा भविष्य शिक्षित हो, वो आज जंतर मंतर पर आ रहा है। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, वो भाजपाइयन के लोग ही हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, क्योंकि हमारे मित्र भी भाजपा में हैं। वो कहते हैं भैया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता हूँ, मेरी मौसी के लड़की का पेपर लीक हो गया। अनुराग जी आपने याद दिला दिया, एक वीडियो यहीं का वायरल हो रहा है। एक लड़का आता है, वो कहता है मेरा बाप बीजेपी का नेता है और हाँ। वो जो है मतलब ऐसी सारी बातें। हाँ, यही कहा था वो वीडियो। कह रहा है कि मेरे पापा भाजपा में हैं और मैं परीक्षा लीक के खिलाफ हूँ, मैं LLB का वो हूँ। मेरे पापा कहते हैं बेटा घर पे बैठ जाओ, क्या मतलब है तुम्हें लीक से। वो लड़का अपने लिए नहीं प्रयास कर रहा है। अच्छा आप ही हैं? अच्छा आप ही हैं, क्या बात है। देखिए इधर आ जाए दोस्त, इधर आ जाए। आप लीजिए उनका। नहीं इधर आ जाए, थोड़ा सा बातचीत करें, इधर आ जाए। चलिए ठीक है। तो वो लड़का अपने लिए नहीं कह रहा है। जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो भी अगर भाजपा की सरकार रही तो पेपर लीक होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाई चाहता है कि पेपर लीक से हमको मुक्ति मिल जाए, निजात मिल जाए। हाँ। तो थोड़ा सा बातचीत करें इनसे अनुराग जी, आ जाएं, इधर आ जाए। तो दोस्तों वो शख्स भी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं जिनका वीडियो इसी दिल्ली के जंतर मंतर से वायरल हुआ धरना प्रदर्शन के दौरान ही। वो लड़का जो है यहाँ पर पहुँचता है और अपनी व्यथा हम जैसे छोटे मोटे पत्रकारों के बीच में आकर जो है अपने हाल बयां करता है। तो आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका छोटू? मेरा नाम कुणाल है। कहाँ से है बेटा? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। अच्छा जी। कब से आप यहाँ पर पहुँचे, लगभग कितने दिन हो गए आप? जी आज ये मेरा चौथा दिन है। चौथा दिन है? हाँ जी। अच्छा, क्या जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपका ही है? जी मेरा ही है वो वीडियो जिसमें मैंने कहा है मैं RSS का मेंबर हूँ और मेरे फादर साहब जो हैं बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। देखिए मैंने ये बोला, मेरी वीडियो इतनी वायरल हो गई, मेरे को RSS वालों की तरफ से धमकी आ रही है कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, तुम्हें RSS ने इतना आगे बढ़ाया है। भाई मेरे को क्या RSS ने एक मिनट RSS अनुराग जी देखिए ये RSS के कार्यकर्ता हैं और इनको जो है, और देखिए इनकी ये खुद जिस बंदे ने किया होगा ये अपने आप को RSS का बता रहा होगा। अब देखिए इसकी भाषा शैली देखिए, तू खुद तो साले RSS का हाथ पकड़ कर चलना सीखा है, तू क्या परीक्षा के पेपर लीक होने पर प्रोटेस्ट कर रहा है? अभी भी टाइप खुद 12वीं फेल है, सुधर जा। अब बताइए ई भाजपा की भाषा है। इनके लिए मेरा एक ही लाइन में है कि फिरंगी के ज़माने में मज़े के दिन न काटे हों, फिरंगी के ज़माने में मज़े के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजे से न खुद मैदान पाटे हों, हमारी देशभक्ति की सनक हमसे वही मांगे जिनके बाप दादा अंग्रेजों के जूते न चाटे हों। 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया, ये आज हमको बता रहे हैं 11वीं फेल और 12वीं फेल इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि जानते हैं बाबूजी 12वीं फेल है। समझ गए ना? देश के पापा मोदी जी 12वीं फेल हैं। देखिए जी मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे को कई ऐसे मैसेज आ चुके हैं, कॉल आ चुके हैं RSS वालों की तरफ से
जो मेरे को धमकियां दे रहे हैं और मेरे को ये कह रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं है या तुम भूल गए हो कि तुम भी कभी आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे। तो मेरे को बिल्कुल याद है कि मैं उस संगठन का मेंबर हुआ करता था जो इस बच्चों के दर्द को नहीं समझ पा रही है। मैं उस गुंडों के संगठन का मेंबर हुआ करता था जो यहाँ पे 20 दिन से भूखे बच्चे हैं, वो हमारे सोनम सर भूखे प्यासे बैठे हुए थे, उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके गई। मैं उस संगठन का मेंबर था जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटती है, धर्म के नाम पे लोगों को एक दूसरे से लड़ाती है। मैं उस शर्मनाक संगठन का मेंबर था जो सिर्फ ये बोलती है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू को होना चाहिए, बाकी कोई भी धर्म इंडिया में नहीं होना चाहिए, जो सबसे गलत है। भाई मैं इंसान हूँ, मेरे में क्या ऐसा दिख रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ? मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई। कोई भी बंदा मेरे को यहाँ पे नहीं आके कह सकता कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा पात क्या है, तुम क्यों यहाँ पे आए हो। भाई मैं अपने ना देश को बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो सिस्टम हमारा ख़राब हो रहा है ना भाई, जो यूथ 21 बच्चों की जान गई है ना भाई, उनके इंसाफ के लिए आया हूँ। और एक चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, चाहे जितना मर्जी धमकी दे लो तुम, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला और मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए, तुम लोग मार भी दोगे मेरे को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं यहाँ पे कई मीडिया वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने सबको कहा है अगर मैं मर भी जाऊँगा तो या जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे वो बोलेंगे कि एक लड़का आया था अपना घर छोड़ के और देश की खातिर उसने अपना जान गंवा दिया। क्रांतिकारी के नाम से जाना चाहूँगा और मुझे तुम्हारी धमकियों से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। जाओ अपने घर में चूड़ियाँ पहन के बैठ लो। और घमंड, रावण को भी घमंड था कि उसकी सत्ता कोई नहीं हिला सकता है। रावण को ये घमंड था, उससे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, लेकिन उसका घमंड ऐसा टूटा कि मिट्टी में मिला वो और कभी भी मिट्टी से उठ के उभर नहीं पाया है। तो इसीलिए तुम भी ऐसी मिट्टी में मिलोगे ना कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। शर्म करो भाई, शर्म करो। कब आपके अंदर, मतलब आपकी अंतरात्मा कब आपसे ये बोली कि मुझे जो है, मतलब आरएसएस के आप कार्यकर्ता थे कि हमें जो है ये छात्रों के साथ जाना चाहिए? सर देखिए, मैं भी जब स्टार्टिंग में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, मैं इतना फॉलो नहीं करता था क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता था। लेकिन अचानक ही 2 हफ्ते पहले मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स आने लगी, मेरी फीड में काफ़ी रील स्टोरी आने लगी। तो वो देख के सर मैं फिर मतलब मैंने सोनम सर के बारे में रिसर्च किया। ऐसी महान शख्सियत वो है जो जिस बंदे के ऊपर मूवी बनी हुई है, जिस बंदे के ऊपर किताब लिखी हुई है, पूरे एशिया में उसका नाम गूंजता है। वर्ल्ड वाले दूसरे देश के लोग उस बंदे की किताब पढ़ाते हैं। देश की धरोहर जी, वो हमारे लिए कोहिनूर के हीरे से कम नहीं है। और उस बंदे के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। 21 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और तुम उस बच्चों के बारे में क्या कह रहे हो? ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो आतंकवादी हैं, क्या कह रहे हो तुम? भाई शर्म आती है तुम्हें? घटिया सोच है भाई तुम्हारी। याद करो भाई, याद करो। रावण को भी घमंड था, बहुत घमंड था, बट उसका घमंड जब टूटा ना भाई, सब उसे ऐसा टूटा उसका घमंड कि कोई भी उसे आज याद तक नहीं करता है।